जय हिंद दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन सेशन प्री सिक्योर जून 13 में हम लोग ये टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक होगा फेस्टिवल्स जो न्यूज में मेंशन्ड हैं, डिफरेंट रीजन के अलग अलग फेस्टिवल्स। इन फेस्टिवल का क्या रेलेवेंस है, किस रीजन से रिलेटेड है, क्या रेलेवेंस है वो। देन वी विल स्टडी अबाउट उम्मीद पोर्टल। उम्मीद पोर्टल, अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें हमें मालूम होनी चाहिए कि ये जो उम्मीद पोर्टल है, सबसे पहले तो ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है और जिस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है उसका पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया गया था, है ना। मिनिस्ट्री हम देखेंगे और साथ ही साथ पर्पस भी। देन हम लोग यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी UNECOSOC, यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी जो कि इकोनॉमिक कोऑपरेशंस के बारे में बात करती है, उसका स्टडी करेंगे, किस तरह से इंडिया अभी उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो। देन संत कबीर जी के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी प्रेसिडेंट हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने संत कबीर जी से रिलेटेड सिर्फ अभी रिसेंटली नहीं, कई बार उन्होंने संत कबीर जी का नाम मेंशन किया है अपने डिफरेंट स्पीचेस में, डिफरेंट ओकेजन्स पर। और कबीर जो है ना, वो हिंदू या मुसलमान या सिख, इन तीनों कैटेगरी नहीं बल्कि हर कॉमन इंडियन जो कि सिंप्लिसिटी की बात करता हो या प्रैक्टिकलिटी की बात करता हो, कबीर उनसे रिलेटेड हैं। तुम्हारा भी कबीर का फेमस दोहा कौन सा है? दोहा है ना, कबीर के वर्क को हम लोग दोहा बुलाते हैं। दोहा और दोहे दो लाइंस में लिखे जाते हैं। तो ये जो दोहे और दोहा है, तुम्हारा फेवरेट कौन सा है कबीर का? तुम मुझे बताना कमेंट करके। सेशन के एंड में मेरा फेवरेट कौन सा दोहा है कबीर जी का, संत कबीर का, वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। देन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, अभी ही बता दो हु रिलीज्ड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। हालांकि सेशन के एंड में मैं तो करूंगा ही डिस्कस जब उस क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। कल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आज फिर तुम्हारे लिए दो नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो पहला टॉपिक है रिलेटेड टू दिस फेस्टिवल्स। आप ये फेस्टिवल्स देख सकते हैं, चापचारकुट फेस्टिवल, खोंगजोम पारबा बैलाड फेस्टिवल एंड खीर भवानी फेस्टिवल। सामने 3 स्टेट हैं और आपको उनसे मैच करना है। ये क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि द हिंदू ने रिसेंटली क्या आर्टिकल पब्लिश किया, दैट आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक इट कास्ट अ शैडो ऑन टर्न आउट एट खीर भवानी फेस्टिवल। अब यहां से ना बिना आगे पढ़े हमको एक आइडिया लग रहा है कि पहलगाम टेरर अटैक की बात कर रहे हैं कि उसके वजह से खीर भवानी फेस्टिवल में कम टर्न आउट हुआ लोगों का। तो ये इंडिया के किस रीजन से होगा? जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन। ठीक है, चलो मैच करते हैं। चापचारकुट फेस्टिवल, इट इज रिलेटेड टू, क्या ये मिजोरम से रिलेटेड है? तो हाँ जी, मिजोरम से रिलेटेड है। मिजोरम से रिलेटेड फेस्टिवल, इसके डिटेल्स हम देखेंगे। देन खोंगजोम पारबा बैलाड, ये मणिपुर से रिलेटेड है। मणिपुर के लोगों की बहादुरी उनके वेलर को दिखाता है कि किस तरह से उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी। चापचारकुट फेस्टिवल एक टाइप का फेस्टिवल है जब झूम कल्टीवेशन जो हम करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जब हम करते हैं, आगे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है फिर भी तुम्हें अभी यहां बता देता हूं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जब हम करते हैं, झूम कल्टीवेशन जब हम करते हैं, तो लैंड को क्लियर करने के बाद इस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे फार्मिंग कम्युनिटी में एक अच्छी बात क्या है कि हम हर एक स्टेज को सेलिब्रेट करते हैं। सो लैंड क्लियर किया गया, फिर उसके बाद चापचारकुट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। खोंगजोम पारवा फेस्टिवल, खोंगजोम पारवा बैलाड, ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है टू सेलिब्रेट द वैलर, द ब्रेवरी ऑफ द पीपल ऑफ मणिपुर। खीर भवानी फेस्टिवल, अब यहां पे भवानी नाम मेंशन्ड है, मतलब ये कहीं ना कहीं गॉडेस दुर्गा से रिलेटेड होगा और गॉडेस दुर्गा के डिफरेंट फॉर्म से रिलेटेड। तो इस खीर भवानी फेस्टिवल में गॉडेस दुर्गा को, मतलब गॉडेस दुर्गा के जिस रूप की वर्शिप होती है, उनको खीर ऑफर किया जाता है। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेवेंस है कश्मीर में, जिसको कश्मीर के पंडित, जो हिंदू पंडित है, वो तो सेलिब्रेट करते ही हैं, बल्कि अगर हम कल्चर की बात करें, कश्मीर के कल्चर की, तो कश्मीर के हिंदू और मुस्लिम भाई भी इसको सेलिब्रेट किया करते हैं। And so this Kheer Bhavani festival is a good example which can bring cohesion, which can bring people together of different religion. ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्टली मैच थे। याद रखिएगा ये तीनों फेस्टिवल और उससे रिलेटेड रीजन और उनके डिटेल्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उम्मीद पोर्टल पर। तो स्टेटमेंट में मैंने मेंशन किया है दैट उम्मीद पोर्टल लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो आपको एक चीज तो मालूम पड़ गया कि उम्मीद पोर्टल भैया लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने। तो ये चीज तो हम याद रख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ही उम्मीद की बात कर रहा है, और नाम भी अच्छा है ना। माइनॉरिटी से रिलेटेड कई मिसकंसेप्शंस या मिस इन्फॉर्मेशन हमारे देश में कुछ लोग इंटेंशनली फैलाते हैं, या बाहर के कई ऐसे नेशन से ग्रुप हो जो इंडिया में माइनॉरिटी और मेजोरिटी के बीच के डिफरेंस पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए उन डिफरेंसेस को खत्म करना, माइनॉरिटी के बीच में उम्मीद जगाना, पोर्टल का नाम उम्मीद बढ़िया है।
उम्मीद पोर्टल विल एड अ न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। मिनिस्टर किरेन रिजिजू साहब ने बोला वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर काफी हल्ला गुल्ला हो चुका है, पार्लियामेंट में डिबेट हो चुका है, डिफरेंट स्टेट्स में हमने प्रोटेस्ट डिबेट्स देखे। तो खैर वो आज के सेशन का पर्पस नहीं है। इस उम्मीद पोर्टल का और वक्फ प्रॉपर्टी का क्या रिलेशन है हम वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, that the portal enables centralized digital registration and geotagging of all वक्फ properties in India with a 3-tier वेरिफिकेशन। एक 3-tier या 3-tier वेरिफिकेशन होगा इन्वॉल्विंग मुत्तवलीज। देखो एक टर्म है यहां मुत्तवलीज जो फारसी या उर्दू में यूज किया जाता है। मुत्तवलीज का मीनिंग क्या, आगे भी मैंने मेंशन कर दिया है आपके लिए नोट्स में, ये सब नोट्स ऐड कर लिया करो, या फिर प्री सिक्योर के मैगजीन से पढ़ते हो तो वैसे पढ़ लिया करो, पर सिंसियरली करो अगले प्रीलिम्स तक, है ना, मेंस में भी काम आएगा, याद रखना, हमेशा बोलता हूं। मुत्तवलीज, मुत्तवलीज मतलब जो इनके ट्रस्टी होते हैं, मैनेजर होते हैं इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के, उनको मुत्तवलीज बुलाया जाता है। तो पहले मुत्तवलीज, देन डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स एंड वक्फ बोर्ड अथॉरिटीज, इन तीनों के थ्रू वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरेगा और इन सारे प्रॉपर्टी की ना डिजिटल मतलब डिजिटाइजेशन करने का प्रयास किया जा रहा है। अब जब डिजिटाइजेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, जियो टैगिंग की जा रही है, तो ऑब्वियसली जो ट्रांसपेरेंसी है वो इंक्रीज होगी। सेकंड स्टेटमेंट क्या, अंडर द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड इन द नेम्स ऑफ वुमेन are eligible to be declared as वक्फ properties but require separate documentation. This statement is wrong. These are not eligible to be declared as वक्फ properties. Women के नेम के अंदर जो registered properties हैं। The portal promotes transparency and accountability by allowing public access to basic property details while protecting sensitive data. तो यस, जो बेसिक प्रॉपर्टी डिटेल्स है अगर उनको उनसे रिलेटेड पब्लिक एक्सेस प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी मिलने वाली है ही। ये 3-tier अप्रोच भी ट्रांसपेरेंसी देने वाला है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा गाइज। ये डिटेल्स आपके लिए यहां भी मेंशन किया है मैंने। चलिए थर्ड, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी जो कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन का काम कर रही है। आर्टिकल क्या है, इंडिया इलेक्टेड टू इकोनॉमिक सोशल एंड काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस फॉर 2 years बिगिनिंग 2026, मतलब 2026 से लेकर 2028 तक इंडिया एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेगा। सो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर इंडिया एंड इन दैट मैनर इंडिया कैन शोकेस कि हमारे पास क्या इकोनॉमिक एंड सोशल कैपेबिलिटीज है, हम यूनाइटेड नेशंस के एक रेस्पेक्टेड प्लेटफॉर्म पे शोकेस कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस की इस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का फॉर्मेशन कब हुआ, ये सब बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। ECO associate comprises 54 member states elected by the UN General Assembly with decision taken by 2/3 majority and a fixed presidency. इस स्टेटमेंट में ना एक चीज जो है ना वो चीज ही हमें पूरे स्टेटमेंट को रॉन्ग करने के लिए काफी है। क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड प्रेसिडेंसी। एक तो 2/3 मेजोरिटी से इलेक्ट नहीं किया जाता है, पर मान लो उतने बेसिक डिटेल याद नहीं भी रहे तो प्रेसिडेंसी फिक्स्ड नहीं होगी। फिक्स प्रेसिडेंसी क्यों रखा जाएगा, वो चेंज किया जाएगा ना, तभी तो सबका पार्टिसिपेशन होगा। It supervises several specialized UN agencies and commissions including WHO, ILO, UNICEF and UNHCR. बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस की बाकी जो एजेंसीज हैं, चाहे वो लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, यूनिसेफ हो, UNHCR हो, इन सबके साथ कोऑर्डिनेट करती है, इन सबके साथ काम करती है सो दैट इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन यूनाइटेड नेशंस में बना रहे, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स के बीच बना रहे। इंडिया ड्यूरिंग 2026 and 28 term joined the UN Committee of Experts on Big Data and supports SDG implementation and South-South cooperation. Again, this is a correct statement. एक तो इंडिया अभी प्रेसिडेंटशिप इंडिया को मिला है और इंडिया ये South-South cooperation की बात करता है। What is this South-South cooperation? Tell me, what do you mean by South-South cooperation? South-South cooperation से आप क्या समझते हैं? एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टर्म है South-South cooperation इंटरनेशनल रिलेशंस का। Tell me about it. कमेंट सेक्शन में करके मुझे ये बताओ। साथ ही ये भी बताना कि क्या इंडिया इस साउथ साउथ कोऑपरेशन का पार्ट है कि नहीं। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं। अच्छा, पहले हम इस बॉडी के बारे में बात कर लें। तो यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। इसके फॉर्मेशन की हम बात करें तो 1945 में इसका फॉर्मेशन होता है। नेचर इसका एकदम सिंपल है।
Central platform for fostering debate and innovation thinking, forging consensus on ways forward and coordinating efforts to achieve internationally agreed upon goals। मतलब सिंपल क्या कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जहां कॉन्सेंसस से डिसीजन लिया जाएगा फॉर सोशली एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमंग द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल है, वो चीज पहले से दिख रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ 54 मेंबर स्टेट्स, 18 of which are elected each year by the General Assembly for a 3-year term. Each member has 1 vote। हर मेंबर का एक वोट होता है। ठीक है। कम टू संत कबीर जी। संत कबीर जी के बारे में अगेन आप देख सकते हो दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी पेज ट्रिब्यूट टू संत कबीर दास ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। और कई बार सिर्फ बर्थ एनिवर्सरी नहीं या डेथ एनिवर्सरी नहीं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर कई बार संत कबीर के बारे में अपने व्यूज रखते हैं, संत कबीर की बातें बताते हैं कि किस तरह से संत कबीर के रास्ते पर चलते हुए, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हुए इंडिया को एक ज्यादा बैलेंस सोसाइटी बनाया जा सकता है। चलिए, तो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहला क्या, दो बॉर्न इनटू अ ब्राह्मण फैमिली, कबीर वाज रेज्ड बाय अ मुस्लिम कपल एंड लेटर एसोसिएटेड विद द जुलाहा कम्युनिटी। सॉरी, करेक्ट है। कबीर वैसे इनके जन्म को लेकर कई डिस्प्यूट भी है, बट एक पॉपुलरली एक्सेप्टेड फैक्ट माना जाता है कि कबीर का जो जन्म हुआ एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ, फिर मुस्लिम फैमिली में भी इनका अपब्रिंगिंग हुआ, फिर जुलाहा कम्युनिटी में अपब्रिंगिंग होता है। तो ये मुस्लिम ब्राह्मण जुलाहा कम्युनिटी के वजह से इनके अंदर ना बचपन से वो सोशल सॉलिडेरिटी थी कि ये हिंदुइज्म, इस्लाम या फिर जुलाहा कम्युनिटी वो तभी समाज में लोएस्ट स्टेटस पे आती थी, लोअर स्टेटस पे आती थी, जो हम कास्ट हायरार्की की बात करें। तो उन्होंने बचपन से वो सॉलिडेरिटी सीखी थी जो आगे इनके वर्क में, इनके दोहे में दिखा। His teachings were influenced by both Bhakti and Sufi traditions, reflecting a synthesis of Hindu and Islamic mysticism। बिल्कुल इन पे हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों के भक्ति मूवमेंट का, अब हिंदुइज्म में हम बात करेंगे तो हिंदुइज्म में जो भक्ति मूवमेंट चल रहा था गुरु रामानंद का, और सूफीज्म जो चल रहा है, जो इस्लाम का भक्ति मूवमेंट है, दोनों का इम्पैक्ट दिखता है। संत कबीर पास अवे इन काशी वेयर अ टेम्पल एंड दरगाह। दरगाह मतलब क्या हो गया गाइज, ये कई बार मैंने डिस्कस किया है पहले भी कि फाइनल रेस्टिंग प्लेस जो होता है, हम मजार बुला सकते हैं, फाइनल रेस्टिंग प्लेस जहां पर इनके लिए रेस्टिंग प्लेस बनाया गया, इनको अब वहां पर बरी कर दिया जाता है या उनके रिमेन्स वहां पर बरी किए जाते हैं, और फिर लोग वहां जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, ब्लेसिंग्स लेने के लिए, मेला लगता है। वर बिल्ट इन ऑनर ऑफ हिज लेगेसी। एक्चुअली में ये काशी में नहीं है, काशी में नहीं, उत्तर प्रदेश के ही एक दूसरे प्लेस में जिसे आज संत कबीर नगर के नाम से जाना जाता है, यहां इनकी डेथ हुई थी, राइट। एंड वी कॉल दैट प्लेस एज मगहर। ओरिजिनली नाम इसका क्या हो गया, मगहर। तो संत कबीर के बारे में ये तो हमने देख लिया। आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि संत कबीर के जो दोहे हैं, जो बीजक, जो वर्क है, उसके कलेक्शन को बीजक बोला जाता है। कई बार ये पूछा गया है, द कलेक्शन ऑफ संत कबीर इज नोन एज बीजक। और बाकी इनके वर्क आपको आदि ग्रंथ साहिब या गुरु ग्रंथ साहिब में भी संत कबीर के दोहे मिलते हैं। संत कबीर के गुरु की बात करें तो जो मैंने अभी बताया था, रामानंद, गुरु रामानंद इनके गुरु हैं। साथ ही साथ बाकी सूफी सेंट जैसे शेख ताकी जी का भी इनके ऊपर इन्फ्लुएंस दिखता है। गुरु रामानंद जी के बारे में याद रखिएगा। अब संत कबीर के दोहे की बात करें तो कबीर ने कई दोहे कहे थे कि एक बड़ा अच्छा दोहा है जिसमें कबीर सेटिस्फैक्शन के बारे में बता रहे हैं कि साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, मन प्रसन्न होए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ऐसे कुछ है इसके लाइंस, थोड़े से मैं भूल रहा हूं साईं इतना दीजिए वाले का, तुम्हें याद हो तो तुम बताना। और एक बड़ा अच्छा मेरा फेवरेट लाइन क्या है जिसमें काफी कुछ सीखने की जरूरत है, एंड आज भी मैं सीख रहा हूं और आज के 10, 15, 20 साल बाद भी सीखूंगा, है ना, क्योंकि इंसान के सीखने का कोई एंड नहीं होता है। वो सबसे बड़ा अच्छा ये लगता है संत कबीर का। कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। सिंपली कबीर ने कहा था, पर इतना सिंपल नहीं है इसको एक्सेप्ट करना, लेकिन इसको बोलने पर भी नहीं, एक बार सोच कर देखने से मन में शांति मिलती है। ह्यूमन है हम लोग, हमारे अंदर ये जो कबीर समझा रहे हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई, ये एक बार में एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है। आप इसके ऊपर एमसीक्यू बना सकते हो कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, या कबीर जी ने कहा था, ये मुझे पूरा रटा हुआ है, पर इसको फॉलो करना इट्स रियली टास्क ऑफ लाइफ टाइम जर्नी की बात है, एंड वी ऑल शुड लर्न इट। ये हम सबको सीखना चाहिए, मुझे भी, तुम सबको भी, आप सबको भी। बाकी आपके कौन से फेवरेट दोहे हैं बताना। देन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स,
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स से रिलेटेड ये आर्टिकल आप देख सकते हो यहाँ, अलग अलग न्यूज़पेपर में, द टाइम्स ऑफ इंडिया का क्लिपिंग है यहाँ पर, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज किया। अब इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हम इंडिया का रैंक देखेंगे, तो इंडिया का रैंक हो गया 131 आउट ऑफ 148 कंट्री, और इंडिया का रैंक खराब हुआ है, एक्चुअली इट हैज डिग्रेडेड, ये डिग्रेड हुआ है गाइज, क्योंकि इससे पहले इंडिया का रैंक कितना था, 129 था। मतलब जेंडर इक्वेलिटी के फील्ड में शायद हम पिछड़ रहे हैं क्या। तो ये एक कंसर्न की बात है, एक सोचने की बात है कि हम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पीछे क्यों हो गए, है ना। हालांकि सरकार अब इसकी जवाब देगी, एक्सक्यूजेज भी लोग बना देते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का। पहला स्टेटमेंट क्या, द इंडेक्स इवेलुएट्स जेंडर पैरिटी अक्रॉस 4 डायमेंशंस, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इन चारों चीजों पे ग्लोबल जेंडर पैरिटी डिसाइड किया जाता है। एकदम सही बात है जी, कि क्या इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है फीमेल का, क्या उनका एजुकेशनल अटेनमेंट है, हेल्थ सर्वाइवल के केस में किस तरह से उनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है या डाउनवर्ड जा रही हैं, एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है। इंडिया में ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन या एजुकेशनल अटेनमेंट काफी हद तक इंप्रूव हो रहा है। हालांकि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में भी आगे हम देखेंगे कि विमेन का पार्टिसिपेशन तो ठीक ठाक है, उतना भी बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं, लेकिन टॉप लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे हम लोग इंडियन सोसाइटी के क्लासेस में ग्लास सीलिंग इफेक्ट के नाम से डिस्कस करते हैं, कि एक छत है जो दिखती नहीं है लेकिन छत है वहां पर, वो आपको रोकती है आपके ग्रोथ को, ग्लास सीलिंग इफेक्ट बोला जाता है। India ranked 131st out of 148 country in the 2025 report, reflecting a decline its political empowerment score compared to 2024. एकदम सही है, 129 से खिसक कर 131st आ चुके हैं। India achieved over 90% gender parity in health and survival and is among the top 5 in South Asia in terms of overall gender equality. अफसोस की बात, हम टॉप 5 में नहीं है, थर्ड इज रॉन्ग, ठीक है। वी आर नॉट अमंग द टॉप 5, सिर्फ 1 एंड सेकंड स्टेटमेंट ही ट्रूथ है यहाँ पर, थर्ड स्टेटमेंट वी आर नॉट अमंग द टॉप 5। ये 4 इंडिकेटर याद रखना, वैसे याद रखने की बात नहीं है। जेंडर पैरिटी की बात करें, जेंडर की इक्वालिटी की बात करें, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मेल के बराबर ही मिलनी चाहिए, एजुकेशनल अटेनमेंट भी मिलना चाहिए, तभी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अच्छे से मिलेगी। दूसरी बात हेल्थ, चाहे हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें या फिर अर्ली एज में मैरिज की बात करें या फिर पीरियड से रिलेटेड हाइजीन की बात करें, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करें, तो ये सारी चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। एंड देन पॉलिटिकल इंपावरमेंट, क्योंकि पॉलिटिकल इंपावरमेंट वीमेन को एक्चुअल वॉइस देगा, है ना, लेजिस्लेचर्स में। Although India scored 97% in educational attainment, its health and survival score only showed marginal improvement and not among the top 5 in South Asia in overall ranking. ये बात हम देख चुके हैं कि टॉप 5 में तो बिल्कुल नहीं है, ये बहुत बड़े कंसर्न की बात है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो ये ग्लोबल जेंडर पैरिटी रिपोर्ट पब्लिश किया, तो उसने क्या देखा, 2025 का 68.8% पैरिटी है जेंडर गैप, जो रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है 68.8 पैरिटी। इसको 100% पैरिटी तक ले जाने का ही सपना है, या 100% पैरिटी तक ले जाने का ही लक्ष्य है। पहली बार ग्लोबल जेंडर पैरिटी रिपोर्ट कब पब्लिश किया गया था, 2006 में, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। विमेन के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 41.2% है ग्लोबल वर्कफोर्स का, बट वही ग्लास सीलिंग इफेक्ट की वजह से टॉप लेवल तक नहीं जा सकती हैं। बाकी कुछ और भी एग्जाम स्पेसिफिक डिटेल्स हैं जो मैंने यहां पर मेंशन किए हैं आपके लिए, रीड इट वंस, एक बार में याद नहीं होगा, बट एटलीस्ट जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था वो याद रखिए, और इनको ना नोट्स के फॉर्म में अपने पास रेडी रखिए, ताकि आगे आप इसको एग्जाम से पहले डिस्कस कर सकें या मेंस के आंसर में यूज कर सकें। कल का प्रैक्टिस क्वेश्चन अब ये, जिसमें मैंने माउंट एटना के बारे में पूछा था, जो कि लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है यूरोप में, वो कहां लोकेटेड है, तो आंसर तो है इटली का सिसिली, ये है माउंट एटना, सिसिली। अब तुम्हारा काम क्या है, तुम ना मैप को देखो, यहां पर मैप देखो, मेडिटेरेनियन सी को देखो, आयोनियन सी को देखो, टिरेनियन सी को देखो, फिर मेडिटेरियन सी का ये वाला पार्ट, सर्डेनिया रीजन देखिए, कॉर्सिका रीजन देखिए। तो आप ना एक बार इस मैप को देख लीजिए कि माउंट एटना के अकॉर्डिंग आसपास में क्या प्लेसेस पड़ते हैं। ये वर्ल्ड मैप बेस्ड क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन के अलावा भी डिफरेंट तरीके से आ सकता है। सो दिस मैप इज इंपॉर्टेंट, लुक इट वंस, एक बार इसको ध्यान से देख लो कि माउंट एटना के, इटली के साउथ में ये माउंट एटना पड़ता है, सिसिली,
मेडिटेरेनियन सी के बीच में पड़ रहा है, यहाँ पर दोनों साइड से मेडिटेरेनियन सी है, इसके ईस्ट साइड में आयोनियन सी है, नॉर्थ वेस्ट में टेरेनियन सी है, ग्रीस ईस्ट साइड में पड़ता है। ये कुछ पार्टें, फ्रांस का जो कॉर्सिका है, ये कॉर्सिका आइलैंड फ्रांस का, वो यहाँ से इसके नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा माउंट एटना के। सार्डिना भी यहाँ नॉर्थ वेस्ट में पड़ रहा है। ये चीजें याद रखिएगा मैप में, है ना, ऐसे मैप बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो था प्रैक्टिस क्वेश्चन कल के लिए, तो मैंने क्या दिया था, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द यूपीआई हैंडल वैलिड। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, किसका, सेबी का। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। सेबी ने इस इनिशिएटिव को क्यों लॉन्च किया? टू कॉम्बेट द ग्रोइंग नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड एंटिटीज इन स्टॉक मार्केट दैट आर मिसलीडिंग इन्वेस्टर्स। कई ऐसे एंटिटीज हैं, एजेंट्स बुला सकते हो आप स्टॉक मार्केट में, जो इन्वेस्टर को, जैसे तुम सपोज एक इन्वेस्टर हो, अब वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन आपको क्या कर रहे हैं, लवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पैसे को ड्यूप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको बता रहे कि आप हमारे पे पैसा डालिए और हम आपको प्रॉफिट देंगे, 21 दिन में पैसा डबल। बाबू भैया, जैसे बाबू भैया को जिसने बेवकूफ बनाया था, तो 21 दिन में पैसा डबल वाले ऐसे जो एंटिटीज हैं, अनरजिस्टर्ड एंटिटीज हैं, उन पर रोक लगाने के लिए अब यूपीआई हैंडल वैलिड उनके नाम के साथ इशू किया जाएगा, जो लोग रजिस्टर्ड हैं। तो जो रजिस्टर्ड हैं उन पे अगर आप पैसा डालना है आपको, आप कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, आप करोगे आइडेंटिफिकेशन, तो @वैलिड यूपीआई हैंडल के थ्रू। The National Payment Corporation of India (NPCI) is the country's umbrella organization for retail payments and settlement system, and it owns and operates the UPI platform. Again, this statement is correct. ये statement UPI से related था, इसलिए मैंने यहाँ डाला था कि National Payment Corporation of India ही retail payments को देखता है and UPI platform को own करता है. So all the three statements are correct. आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन पहले हैं तुम्हारे पास टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस के बारे में। यहां हम टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस की बात कर रहे हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिसीजन के वजह से न्यूज में था। एंड देन दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के एक स्टेटमेंट के बारे में, जहां गुरुदेव बोल रहे हैं, पेट्रियोटिज्म कैन नॉट बी आवर फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर, माई रेफ्यूज इज ह्यूमैनिटी, I will not buy glass for the price of diamonds and I will never allow patriotism to triumph over humanity as long as I live. अब ये लेटर, ये वर्ड्स जो हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किसको लिखकर भेजा था, ये आपको आंसर ढूंढना है। और ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ऐसे के लिए, एथिक्स के आंसर के लिए बड़ा काम आएगा, है ना, एमसीक्यू में भी, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। कल फिर हम लोग न्यू क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे प्री सिक्योर में। अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।